अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया वापसी का सफर किस्त नंबर 154 का दूसरा हिस्सा, पथरीली आंख वाला जासूस। रात के 12 बजे थे। माउंट वर्नन रेस्टोरेंट में इक्का दुक्का लोग बैठे कॉफी और कोका कोला वगैरह पी रहे थे। खलीज के स्याह पानियों में होटल की रोशनियों का अक्स पड़ रहा था। नाग इंसानी शक्ल में लंबा ओवरकोट और हैट पहने एक मेज के पास कुर्सी पर बैठा कॉफी पी रहा था। उसकी आंखें बार बार घड़ी की तरफ जाती थी। वो सुपरमैन का इंतजार कर रहा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे मगर सुपरमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नाग उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और लॉबी में टहलने लगा। खुफिया रूसी अब्दोस को वहां से 10 मील दूर समुद्र में आधे घंटे बाद उभरना था। रूस के खुफिया महकमे के जीपी को पता चल गया था कि उनकी स्कीम फेल हो चुकी है और रूसी सफीर MX मिसाइलों की फाइल हासिल करने और MX मिसाइलों को टाइम बम से तबाह करने में नाकाम रहा है। रूसी जासूस क्रास्की भी इताब नाजिल हो गया था और उसे वाशिंगटन में ही रूस की खुफिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रूसी सफीर और उसकी बीवी और दोनों बच्चों को हिरासत में लेकर एक हेलीकॉप्टर में सवार करवा दिया गया था और हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में खामोशी में समुद्र में उस मकाम की तरफ रवाना हो गया था जहां आधी रात को खुफिया रूसी अब्दोस उभरने वाली थी। यहां आने से पहले नाग रूसी सफारतखाने का चक्कर लगा आया था। उसका इरादा था कि रूसी सफीर और उसके बच्चों को गिरफ्तार होने से पहले वहीं अपनी हिफाजत में लेकर किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दे। लेकिन अफसोस के नाग के पहुंचने से पहले ही रूस के खुफिया जासूस सफारतखाने के अमले की मदद से वहां जाकर रूसी सफीर और उसके बीवी बच्चों को गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जा चुके थे। नाग ने वक्त देखा, रात के 12:10 हो गए थे। सुपरमैन अभी तक नहीं आया था। मामला बड़ा नाजुक हो रहा था। नाग अगर सुपरमैन का इंतजार करता है तो उधर रूस के खुफिया अब्दोस रूसी सफीर और उसकी बीवी बच्चों को लेकर रूस की तरफ रवाना हो जाती है, जहां पहुंचकर रूसी सफीर और उसके खानदान को गोली मारकर हलाक कर दिया जाना था। नाग ने आखिरी बार तारों भरे आसमान की तरफ देखा। सुपरमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नाग रेस्तोरां के पिछवाड़े आ गया। यहां सन्नाटा छाया था। कोई इंसान आसपास नजर नहीं आ रहा था। नाग ने सांस खींचकर बाज की शक्ल इख्तियार की और समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। यहां से 12 मील दूर स्याह समुद्र में एक मकाम था जहां से खुफिया रूसी अब्दोस उभरने वाली थी। नाग ने सोचा कि क्यों ना रास्ते में ही उस हेलीकॉप्टर को अगवा कर लिया जाए जिसमें रूसी सफीर और उसका खानदान गिरफ्तार करके लाया जा रहा है, मगर उसमें एक खतरा था। हवाबाज अपनी जान पर खेलकर हेलीकॉप्टर को समुद्र में गिराकर सबको तबाह कर सकता था। इससे पहले रूसी खुफिया पुलिस के लोग ऐसा करते रहे थे। नाग ने अब यह प्रोग्राम बनाया कि जब रूसी सफीर को अब्दोस में सवार करा दिया जाए तो फिर खुफिया अब्दोस को अगवा करके उस पर कब्जा कर लिया जाए और उसे मजबूर किया जाए कि वो अमरीकी साहिल की तरफ चले। इसके साथ ही अमरीकी बहरिया को वायरलेस पर इतला दे दी जाए। नाग अब भी अमरीकी बहरिया को इतला दे सकता था, मगर उसमें रूसी सफीर और उसके बच्चों को हलाक होने का डर था। जो ही रूसी अब्दोस के कप्तान को पता चलता कि अमरीकी बहरिया ने उसे देख लिया है और उस पर गोलाबारी करने वाली है तो वो हेलीकॉप्टर के हवाबाज को खबरदार कर देता और हेलीकॉप्टर में सवार रूसी खुफिया महकमे के जासूस वहीं गोली मारकर रूसी सफीर और उसके बच्चों को कत्ल कर देते। बस नाग को यही तरकीब पसंद आई कि किसी तरह रूसी अब्दोस को अगवा किया जाए। उड़ते उड़ते वो समुद्र में अपने अंदाजे के मुताबिक उस जगह पर आ गया जहां से रूसी खुफिया अब्दोस ने उभरना था। वो समुद्र के ऊपर एक काफी बड़े गोल दायरे की शक्ल में चक्कर लगाने लगा। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद सुपरमैन इधर आ जाए। अभी चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि नाग ने देखा कि समुद्र में एक जगह लहरें गोल चक्कर में घूमने लगी हैं। वो समझ गया कि खुफिया अब्दोस समुद्र की सतह पर आ रही है। समुद्र की लहरें अब ऊपर नीचे हो रही थी। चारों तरफ आधी रात का गहरा स्याह अंधेरा छाया हुआ था। समुद्र की लहरों के हल्के हल्के शोर के सिवा वहां कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। समुद्र में जिस जगह से रूसी अब्दोस को उभरना था वहां लहरें इधर उधर हटने लगी और सफेद झाग नमूदार हुई। नाग ने उस जगह पर अपनी आंखें जमा दी। अंधेरे में अब्दोस के बुर्ज का किनारा समुद्र से बाहर निकला और फिर एक बहुत बड़ी स्याह रंग की रूसी अब्दोस का बुर्ज और डेक समुद्र की सतह पर नमूदार हो गई। नाग ने खामोशी से परों को समेटकर नीचे गोता लगाया और अब्दोस के डेक यानी अरशे पर एक तरफ बैठ गया। अंधेरे में वो दिखाई नहीं देता था और अगर उसे कोई देख भी लेता तो यही समझता कि परिंदा उड़ते उड़ते वहां आकर बैठ गया है। अब्दोस के अंदर से अरशे के गोल सुराख का ढकना उठाकर 2 रूसी नमूदार हुए और बुर्ज के जंगले पर आकर दूरबीन लगाकर आसमान पर हेलीकॉप्टर को तलाश करने लगे। उनकी वर्दियां स्याह रंग की थीं और सरों पर भी काली टोपियां थीं। नाग को भी हेलीकॉप्टर का इंतजार था जिसमें रूसी सफीर और उसकी बीवी बच्चे गिरफ्तार होकर मौत के मुंह में जाने के लिए आ रहे थे। नाग अरशे पर से आहिस्ता से उड़कर उस जंगले के करीब नीचे होकर बैठ गया जिस पर दोनों रूसी फौजी खड़े दूरबीन से आसमान को तक रहे थे। नाग उनकी बातें सुनना चाहता था। उनमें से एक अब्दोस का कप्तान था क्योंकि दूसरे फौजी ने भी उसे कप्तान कहकर बुलाया और कहा, सर अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। हमारा यहाँ अमेरिका के समुद्र में अमरीकी दारुल हुकूमत के साहिल पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं।
कप्तान ने दूरबीन को आंखों से हटाकर इधर उधर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि हमारा यहां रहना ठीक नहीं और हम पर हमला हो सकता है, मगर मुझे हुक्म मिला है कि रूसी सफीर और उसकी फैमिली को गिरफ्तार करके लाऊं। इतने में दूर से हेलीकॉप्टर की हल्की हल्की गूंज सुनाई दी। दोनों रूसी फौजी चौंके। उन्होंने दूरबीनें आंखों से लगाईं और आसमान में हेलीकॉप्टर को तलाश करने लगे। देखते ही देखते एक छोटा हेलीकॉप्टर आसमान में नमदार हुआ और बड़ी तेजी से एक चक्कर लगाकर अब्दोस के अर्शे पर आकर रुक गया। दरवाजा खुला और उसमें से रूसी सफीर, उसकी बीवी और दोनों बच्चे बाहर निकले। उन सब के हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे और जर्द चेहरों पर मौत का खौफ छाया हुआ था। साफ लग रहा था कि उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। अब्दोस के जंगले में जो दो रूसी फौजी खड़े थे वो जल्दी से आगे बढ़े। नाग के लिए यही मौका गनीमत था। उसी लम्हे नाग ने अब्दोस के अंदर जाने का फैसला किया और परिंदे से एक छोटे सांप की शक्ल बदली और अर्शे पर रेंगता हुआ खुले ढकने वाले सुराख में से गुजरकर चक्करदार छोटी सीढ़ी पर से होकर अब्दोस के अंदर चला गया। वो जल्दी से दीवार पर हो गया और रेंगते हुए उस तरफ निकल गया जिधर छत के साथ बड़े बड़े पाइप बंधे हुए थे। वो एक बड़े पाइप के पीछे छुपकर गर्दन उठाकर तकने लगा। रूसी सफीर अपने बच्चों के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। उसके आगे पीछे रूसी फौजी थे। उन्होंने पिस्तौल तान रखे थे। वो रूसी सफीर और उसके खानदान को लेकर अब्दोस की पिछली जानिब चले गए, जहां आराम करने के कैबिन बने हुए थे। उनके अब्दोस में आते ही कप्तान ने चिल्लाकर अब्दोस को समुद्र में ले जाने का हुक्म दिया। गूं 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 की आवाज़ों का शोर बुलंद हुआ और अब्दोस ने समुद्र के नीचे जाना शुरू कर दिया। समुद्र के नीचे एक खास गहराई तक पहुंचने के बाद अब्दोस अपनी मंजिल यानी रूस की तरफ रवाना हो गई। नाग छोटे सांप की शक्ल में पाइप के पीछे बैठा देर तक सोचता रहा कि उसे अब्दोस को अगवा करने के लिए कौन से तरीके पर अमल करना चाहिए। वह हर हालत में रूसी सफीर और उसके बाल बच्चों की जान बचाना चाहता था, क्योंकि रूसी खुफिया महकमे की जो स्कीम फेल हो गई थी उसमें उस सफीर और उसके बाल बच्चों का कोई कसूर नहीं था। यह सारी स्कीम नाग ने नाकाम बना डाली थी। चुनांचे वो नहीं चाहता था कि बेगुनाह सफीर और उसके बाल बच्चों को मौत के घाट उतरते देखे। अब्दोस समुद्र के नीचे ही नीचे अपना सफर तय कर रही थी। कप्तान जा चुका था, सिर्फ एक फौजी वहां खड़ा पहरा दे रहा था। नाग रेंगता हुआ उस तरफ चला जिधर कैबिन बने हुए थे और रूसी सफीर को ले जाया गया था। अब्दोस काफी बड़ी थी और लंबाई के रुख पर दूर तक चली गई थी। नाग वहां पहुंच गया जहां आमने सामने 4 कैबिन बने हुए थे। उनमें से एक कैबिन में रोशनी हो रही थी और इंसानों के बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। नाग दीवार पर से उतरकर कैबिन के दरवाजे के पास आ गया। यहाँ बहुत कम रोशनी थी और कोई पहरेदार नहीं था। नाग कैबिन के दरवाजे के नीचे से होकर अंदर चला गया और अंदर जाते ही बड़ी तेजी से घूमकर एक कुर्सी के नीचे जाकर छुप गया, मगर उसने अपनी गर्दन बाहर निकाल रखी थी ताकि ये देख सके कि बेगुनाह रूसी सफीर के साथ क्या सलूक बरता जा रहा है। रूसी सफीर और उसके बीवी बच्चों के हाथ खोल दिए गए थे। कप्तान और उसका साथी पास ही कुर्सियों पर बैठे उन्हें घूर रहे थे। उनके हाथों में पिस्तौल थे। सफीर की बीवी ने बच्चों को पलंग पर सुला दिया था और खुद अपने खामन के पास परेशान चेहरा लिए बैठी थी। सफीर के माथे पर घबराहट के मारे पसीना आ रहा था। अब्दोस के कप्तान ने पिस्तौल की नाली का रुख सफीर और उसके बीवी की तरफ करते हुए कहा, तुम यहां से फरार नहीं हो सकते। यहां से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी अगर तुमने कैबिन से निकलकर किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हारे दोनों बच्चों को तुम्हारी आंखों के सामने गोली मार दी जाएगी। इसके बाद तुम्हारी एक आंख निकाली जाएगी और इसी हालत में रूस पहुंचाया जाएगा। सफीर ने माथे पर आया हुआ पसीना पहुंचकर आहिस्ता से घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे अपने बच्चों की जिंदगी अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है। मैं फरार होने की कोशिश नहीं करूंगा। कप्तान मुस्कुराया। शाबाश आदमी, तुम अक्लमंद हो। मगर तुमने गद्दारी की है और गद्दारी की सजा हमारे मुल्क में क्या होती है इसको तुम बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। इतना कहकर कप्तान और उसका साथी कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उन्होंने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। रूसी सफीर की बीवी ने अपना सर थाम लिया और सिसकियां भरकर रोने लगी। सफीर ने उसे हौसला देते हुए कहा, सब्र से काम लो बेगम, रोने से कुछ नहीं होगा। अब अजियतनाक मौत से हमें कोई नहीं बचा सकता। सफीर की बीवी ने सोए हुए बच्चों की तरफ देखकर कहा, मगर इनका क्या कसूर है? ये तो बेगुनाह है। सफीर बोला, कसूर मेरा भी कोई नहीं, मैं भी बेगुनाह हूं। मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। जो स्कीम फेल हुई है उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। मैं तो सिफारत खाने के कमरे में बेहोश पड़ा था, मगर ये लोग मानते ही नहीं। इन्हें कौन समझाए? फिर उसने आह भरी और बीवी के सर पर हाथ रख दिया। हमारी किस्मत में यही लिखा था बेगम, अब हिम्मत और हौसले के साथ जान दो। उसकी बीवी सिसकियां भरने लगी। अपने सोए हुए बच्चों को देखकर सफीर की आंखों में भी आंसू आ गए। नाग ये सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था। उसका दिल भर आया, मगर उसने फैसला कर रखा था कि वो बेगुनाह सफीर और उसके खानदान को इस तरह मरने नहीं देगा और उन्हें उन दरिंदों के चुंगल से बचा लेगा। नाग ने सोचा कि उन लोगों पर अपना आप जाहिर करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसे असल काम करना चाहिए, यानी खुफिया अब्दोस को अगवा करने की स्कीम पर गौर करना बल्कि अमल करना चाहिए। ये सोचकर नाग कुर्सी के पीछे से निकलकर रेंगता हुआ कैबिन से बाहर आ गया। राहदारी में ज्यादा रोशनी नहीं थी, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। नाग दीवार के साथ साथ रेंगता हुआ
انجن روم کی طرف آ گیا۔ عبدوس کے ملاح اپنا اپنا کام کر رہے تھے، کسی کی نظر ناگ پر نہ پڑی۔ یہاں جگہ جگہ کمپیوٹر لگے ہوئے تھے۔ ناگ واپس چل پڑا۔ وہ کپتان کے کیبن کے پاس آ کر رک گیا۔ سوچنے لگا کہ اگر وہ کپتان کو بے ہوش کر کے خود اس کا روپ بدلے تو خفیہ عبدوس کو اپنی مرضی کے مطابق کسی جگہ کھڑا کر کے سفیر اور اس کی بیوی بچوں کی جان بچا سکتا ہے۔ یہ ترکیب اسے اچھی لگی۔ وہ دروازے کے نیچے سے کپتان کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ کپتان میز پر کوہنیاں ٹکائے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں رجسٹر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا۔ ناگ رینگتا ہوا اس کی کرسی پر چڑھ گیا۔ کپتان بے خبر تھا۔ ناگ نے کپتان کی گردن پر چھلانگ لگا کر ڈس دیا۔ بے ہوش کرنے والی زہر نے 1 سیکنڈ میں کپتان کو بے ہوش کر دیا۔ ناگ جلدی سے انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے کپتان کی وردی اتار کر پہنی، اس کے بے ہوش جسم کو گھسیٹ کر الماری کے پیچھے چھپا کر اوپر کمبل ڈال دیے اور فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ ابھی تک اس کی شکل کپتان کی شکل نہیں بنی تھی، وہ اپنی اصلی صورت میں تھا۔ ناگ کپتان کی شکل کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر منتر پڑھ رہا تھا۔ پہلے کی طرح ایک سفید سانپ نمودار ہوا۔ اس کے منہ سے سفید دھواں نکلا جس نے ناگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب دھواں ہٹ گیا تو ناگ ہو بہو عبدوس کے کپتان کی شکل اختیار کر چکا تھا اور سفید مقدس سانپ غائب تھا۔ ناگ نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ اس کی شکل عبدوس کے کپتان کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ عبدوس کے سارے کل پرزوں سے بھی واقف ہو گیا ہے اور اسے سارے ملاحوں کے نام معلوم ہو گئے ہیں۔ خفیہ عبدوس سمندر کے اندر بڑی تیزی سے سفر کر رہی تھی۔ ناگ نے اسی وقت فون پر انجن روم سے کہا کہ عبدوس کا رخ واپس امریکہ کی طرف موڑ دیا جائے کیونکہ ایک ضروری فائل وہاں رہ گئی ہے۔ اس کا نائب کپتان اور چیف انجینئر بھاگ کر اس کے کیبن میں آ کر پوچھنے لگے کہ یہ خطرناک فیصلہ اس نے کس لیے کیا ہے اور وہ کون سی ایسی فائل ہے جس کے لیے وہ عبدوس کو دوبارہ خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ناگ نے کہا مجھے ابھی ابھی ماسکو سے اطلاع ملی ہے کہ فائل نمبر 04 سفارت خانے کے تہہ خانے میں رکھی ہے، اسے ہر حالت میں اپنے ساتھ لاؤ۔ چیف انجینئر کہنے لگا مگر سر آپ نے شاید ریڈیو پر وائس آف امریکہ کی وہ خبر نہیں سنی۔ ناگ نے پوچھا کون سی خبر؟ نائب کپتان بولا سر امریکہ کو ہماری عبدوس کا پتہ چل گیا ہے اور امریکی محکمہ دفاع نے ساحل کے ساتھ ساتھ باوردی سرنگوں کا گھنا جال بچھا دیا ہے اور امریکہ کی ایٹمی عبدوزیں اور راڈار ہماری تلاش میں گھوم رہی ہیں۔ اب اگر ہم واپس گئے تو پکڑے جائیں گے۔ چیف انجینئر نے کہا بہت ممکن ہے کہ امریکی عبدوزیں اور جنگی جہاز ٹارپیڈو مار کر ہماری عبدوز کو غرق کر دیں، یہ ہماری زبردست تباہی ہوگی۔ ناگ سوچ میں پڑ گیا۔ چیف انجینئر اور نائب کپتان ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سفیر کی جان بچاتے بچاتے اسے موت کے منہ میں لے جائے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا تو پھر عبدوس کو سمندر میں کسی جزیرے کے کنارے کھڑی کر دو۔ نائب کپتان اور چیف انجینئر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ کپتان کس قسم کے آرڈر دے رہا ہے۔ ناگ نے پوچھا تم کیا سوچ رہے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو۔ نائب کپتان نے کہا سر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہاں 700 میل تک کوئی جزیرہ نہیں ہے۔ ناگ غصے میں بولا مگر میں عبدوس کو کسی قریبی جزیرے پر روکنا چاہتا ہوں، مجھے ماسکو سے حکم ملا ہے کہ فائل ساتھ لاؤ، میں جزیرے پر ٹھہر کر خود فائل لینے واپس جاؤں گا۔ چیف انجینئر نے پوچھا مگر آپ کس پر سوار ہو کر جائیں گے؟ ناگ سٹ پٹا گیا، گرج کر بولا بکواس بند کرو اور فوراً کسی قریبی جزیرے پر عبدوس کو کھڑی کرنے کا بندوبست کرو۔ چیف انجینئر نے سر جھکا کر کہا آئی سر، لیکن نقشے کے حساب سے قریبی جزیرہ یہاں سے 200 میل جنوب مشرق میں ہے اور وہاں ہم کل پہنچیں گے۔ ناگ نے چیخ کر کہا ٹھیک ہے، میں آنے والے کل کا انتظار کروں گا۔ دوسرے روز خفیہ عبدوس بحر الکاہل کے پانیوں میں ایک گمنام چھوٹے سے جزیرے کے قریب آ کر سمندر سے باہر نکلی اور کھڑی ہو گئی۔ ناگ نے اتر کر جزیرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بے آباد جزیرہ تھا جس میں سوائے پتھروں اور چٹانوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ناگ نے سوچا کہ سفیر کو یہاں اتارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جزیرہ آباد ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں ہوائی اڈہ بھی ہو اور وہ سفیر کو بچا کر لے جائے۔ اب جو اس نے جزیرے کو بے آباد پایا تو حکم دیا کہ عبدوس آگے روانہ ہو جائے۔ عبدوس ایک بار پھر روس کی طرف روانہ ہو گئی۔ ناگ اس کا یہ راستہ بدلنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس خفیہ فائل کا بہانہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ اصل میں وہ براہ راست بغیر کسی وجہ کے روس کے راستے کو بدلنے کا حکم دے کر دوسرے افسروں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ عبدوس پر قبضہ کر کے اسے پکڑ لیں۔ اس میں سفیر اور اس کے بچوں کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ تھا۔ وہ بڑی سوجھ بوجھ سے کام لے رہا تھا۔ اس نے برج روم میں جا کر نقشہ دیکھا۔ جزائر بہاماس وہاں سے جنوب مشرق کی جانب 200 میل کے فاصلے پر تھے۔ یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ وہ عبدوس کو ان جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے پر رکوا کر سفیر اور اس کے خاندان کو وہاں اتار سکتا تھا۔ ناگ نے عبدوس کو جزائر بہاماس کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ چیف انجینئر اور نائب کپتان بڑے تل ملائے مگر ناگ کپتان کی شکل و صورت میں تھا، اس لیے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ نائب کپتان نے اتنا ضرور کہا کہ یہ جزیرے بھی امریکہ کے زیر اثر ہیں اور ان کی عبدوس کو حراست میں لیا جا سکتا ہے، مگر ناگ نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا۔ عبدوس کا رخ جزائر بہاماس کی طرف موڑ دیا گیا۔ اب ایسا ہوا کہ کیبن میں اصلی کپتان کو ناگ نے
बेहोश करके अलमारी के पीछे छुपा रखा था। उधर फर्श साफ करने वाले पाउडर के डिब्बे भी रखे हुए थे। सफाई करने वाला मल्लाह कैबिन की तरफ चला। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और बत्ती रोशन करके पाउडर के डिब्बे उठाकर ट्रेलर में रखने लगा। अचानक उसकी निगाह अलमारी के पास फर्श पर पड़ी। वहां अबदोस के कप्तान की वर्दी का एक सुनहरी बटन पड़ा था, जो नाग ने जब कप्तान की वर्दी बदली थी तो टूटकर गिर पड़ा था। मल्लाह बटन उठाने के लिए झुका तो उसे किसी इंसान का हाथ नजर आया, जो अलमारी के नीचे एक तरफ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। मल्लाह ने झुककर देखा तो वहां फर्श पर अबदोस का कप्तान सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में बेहोश पड़ा था। वो घबरा कर बाहर को भागा कि दूसरों को खबर करे कि कप्तान बेहोश पड़ा है। वो नायब कप्तान के कैबिन में आ गया। नायब कप्तान कुर्सी पर बैठा मेज पर झुका अपने काम में मगन था। मल्लाह ने जब उसे बताया कि कप्तान साथ वाले कैबिन में बेहोश पड़ा है तो नायब कप्तान जल्दी से उठा और मल्लाह के साथ दूसरे कैबिन में आ गया। वहां उसने सचमुच कप्तान को वर्दी के बगैर बेहोश पड़ा देखा तो चकरा गया कि अभी अभी तो वो अबदोस के कप्तान को उसके कैबिन में छोड़ कर आया है, फिर वो यहाँ आकर बेहोश कैसे हो गया और उसकी वर्दी कौन उतार कर ले गया। वर्दी के ख्याल से अचानक उसका माथा ठनका। उसने मल्लाह को वहीं ठहरने को कहा और खुद कप्तान यानी नाग के कैबिन की तरफ आ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नाग ने अंदर से कहा, आ जाओ। नायब कप्तान अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि अबदोस का कप्तान वर्दी पहने बैठा नक्शे पर निशान लगा रहा है। हू बहू वही शक्लो सूरत, वही कद काठ, वही गोरा रंग और भूरे बाल। एक बार फिर नायब कप्तान चक्कर खा गया, मगर उसने अपनी परेशानी नाग पर जाहिर न होने दी और यूं ही कोई बात करके बाहर निकल गया। वो सीधा चीफ इंजीनियर के पास गया और उसे सारा माजरा सुनाया। चीफ इंजीनियर ने भी कैबिन में जाकर बेहोश असली कप्तान का मुआयना किया और फिर नायब कप्तान से पूछा कि क्या उसने अपनी आंखों से कप्तान को कैबिन में देखा है। उसने कहा, मैंने इन आंखों से उसे देखा है, वो वर्दी में है, तुम खुद जाकर उसे देख लो, वो अपने कैबिन में बैठा है। चीफ इंजीनियर पेशानी पर उंगली रगड़ते हुए बोला, हमारे साथ जबरदस्त धोखा किया जा रहा है, मगर हमें बड़ी अक्लमंदी से काम लेना होगा। यह शख्स जो असली कप्तान का भेस बदलकर और उसकी शक्लो सूरत इख्तियार करके अबदोस का कप्तान बना बैठा है, कोई जादूगर लगता है। हमें मास्को से राब्ता कायम करना होगा। नायब कप्तान ने कहा, हमें सारी सूरत हाल मास्को को बता देनी चाहिए। ये जैली कप्तान अबदोस को दुश्मन के पास ले जा रहा है। मल्लाह पास ही खड़ा था। उसने कहा, क्यों ना हम उसे अभी हलाक कर दें। नायब कप्तान बोला, हो सकता है उसने अबदोस में खुफिया बम लगा रखे हों। जो आदमी दूसरे की शक्लो सूरत इख्तियार कर सकता है वो जरूर जबरदस्त ताकत रखता है। चीफ इंजीनियर ने पूछा, मगर हम उसको अचानक पीछे से गोली मारकर हलाक कर देंगे, वो किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नायब कप्तान ने सर उठाकर कहा, यह काम मैं करूंगा। ये फैसला करके तीनों कैबिन से बाहर निकल गए। उधर ये साजिश हो रही थी और इधर अपने कैबिन में बैठा नाग यानी नकली कप्तान अपने सांप की जबरदस्त ताकत की वजह से उनकी सारी बातें सुन रहा था। उनकी आवाज़ों की लहरें नाग के जिस्म से टकरा रही थी और उसे उनकी बातों का सारा मफहूम यानी मतलब समझा रही थी। नाग ने जब ये सुना कि नायब कप्तान उसे हलाक करने आ रहा है और असली बेहोश कप्तान का राज खुल गया है तो वो सांप की शक्ल बदलकर अपने कैबिन से बड़ी तेजी के साथ निकला और अंधेरे में रिंगता हुआ उस कैबिन में आ गया जहां असली कप्तान बेहोश पड़ा था। अब वो किसी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। उसकी अपनी जान तो महफूज थी, मगर वो सफीर और उसके खानदान की हर हालत में जान बचाना चाहता था। नाग बेहोश कप्तान के करीब आकर कुंडली मारकर बैठ गया। उसने सांप की फुनकारती आवाजों में कुछ जादू के खास मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक एक सफेद अजदहा का सर नमदार हुआ। उसकी 6 जुबानें थीं और बहुत बड़ा फन था। नाग ने सफेद अजदहा की आंखों में आंखें डालकर कहा, ए अजदहों के बादशाह, इस बेहोश इंसान को अपनी हिफाजत में ले ले और जब तक मैं ना कहूं इसे अपनी हिफाजत में रख। सफेद अजदहा ने अपनी 6 जुबानें लहराई। नाग के कानों में आवाज आई, ऐसा ही होगा नाग देवता। फिर सफेद अजदहा का फन बेहोश कप्तान के ऊपर आ गया। अजदहा के 6 जुबानों वाले मुंह से सब्ज और सुर्ख शुआएं निकली और उन शुआओं ने बेहोश कप्तान को अपने घेरे में ले लिया। जब शुआएं गायब हुई तो बेहोश कप्तान की लाश गायब थी। कैबिन का फर्श खाली था। अजदहा ने कहा, नाग देवता, ये इंसान मरा नहीं मगर गायब है। वो इसी जगह पर बेहोश पड़ा है मगर किसी को दिखाई नहीं देगा और कोई इंसान इसे छू भी नहीं सकेगा। नाग ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अजदहों के बादशाह, आप तुम जा सकते हो। अजदहा गायब हो गया। नाग बड़ी तेजी से रेंगता हुआ कैबिन के कोने में गया। फौरन कप्तान की इंसानी शक्ल इख्तियार की, वर्दी उतारकर संदूक में रखी और सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में उस जगह आकर लेट गया जहां थोड़ी देर पहले अबदोस का असली कप्तान बेहोश पड़ा था और जिसे सफेद अजदहा ने अपनी शुआओं से गायब कर दिया था। नाग ने आंखें बंद कर ली। वह हूबहू असली कप्तान लग रहा था। उधर नायब कप्तान पिस्तौल जेब में डालकर नकली कप्तान के कैबिन के बाहर आकर रुक गया। उसने सांस दुरुस्त की और एकदम से दरवाजा खोल दिया। पिस्तौल उसके हाथ में था और उसका रुख नकली कप्तान की कुर्सी की जानिब था, मगर ये क्या, कुर्सी खाली पड़ी थी। नकली कप्तान गायब था। नायब कप्तान परेशान होकर बाहर निकला। उसने दबे पांव चलकर 2-3 कैबिन देखे। नकली कप्तान कहीं भी नहीं था। वो बुर्ज पर आ गया, वहां भी कोई नहीं था। वो भागकर चीफ इंजीनियर के पास गया और सारा माजरा सुनाया।
चीफ इंजीनियर ने कहा, वो कहाँ जा सकता है? नायब कप्तान ने पिस्तौल जेब में डालकर कहा, यही तो मैं सोचकर हैरान हूं कि वो कहाँ चला गया। चीफ इंजीनियर ने कहा, वो कोई जबरदस्त जादूगर है, हो सकता है गायब हो गया हो। उसने कहा, फिर अब हमें क्या करना चाहिए? नायब कप्तान ने कहा, मेरे ख्याल में हमें असली कप्तान को होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चीफ इंजीनियर के इस मशवरे पर अमल करते हुए नायब कप्तान ने उसे अपने साथ लिया और उस कैबिन में गया जहां असली कप्तान बेहोश पड़ा था। उनमें से किसी को मालूम नहीं था कि जिसे वो असली कप्तान समझ रहे हैं वो नाग यानी नकली कप्तान ही है। उन्होंने देखा कि असली कप्तान उसी तरह बनियान और अंडरवेयर में मलबूस अलमारी के पीछे फर्श पर बेहोश पड़ा था। हालांकि नाग होश में था और जरा जरा आंखें खोलकर उसने नायब कप्तान और चीफ इंजीनियर को अपनी तरफ आते देख लिया था। दोनों नाग को होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में नाग ने आंखें खोल दी। चीफ इंजीनियर ने कहा, खुदा का शुक्र है कैप्टन कि तुम होश में आ गए। नकली कप्तान यानी नाग ने झूठ मूठ हैरान होकर पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरी वर्दी कौन ले गया है? ये सब क्या तमाशा है? नायब कप्तान ने नाग को चंद लफ्जों में सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह एक शख्स जादू के जोर से उसकी शक्ल बनाकर उसकी वर्दी पहनकर और उसे बेहोश करके अब्दोस का कप्तान बन बैठा था और अब्दोस को जजायर बहामास की तरफ ले जा रहा था। नाग ने उठते हुए कहा, वो हरामी नकली कप्तान कहाँ है? मैं उसे अभी अपने हाथों से गोली मार दूंगा। चीफ इंजीनियर ने कहा, खुदा जाने वो नाहिंजार कहाँ चला गया है। नाग को बड़ा गुस्सा आया। ये कमबख्त उसे नाहिंजार कह रहा था। उसने डांट पिलाई, बकवास बंद करो, मेरी नई वर्दी संदूक में से लाओ। उन्होंने फौरन संदूक में से नई वर्दी यानी वही वर्दी जो नाग ने थोड़ी देर पहले उतार कर रखी थी निकाली और नाग को पहना दी। नाग फिर से अब्दोस का कप्तान बनकर उनके साथ बुर्ज रूम में आ गया। चीफ इंजीनियर ने कहा, सर हमारी अब्दोस का रुख जजायर बहामास की तरफ है, हमें इसका रुख दोबारा रूस की तरफ मोड़ देना चाहिए। नाग ये नहीं चाहता था। उसने कहा, मुझे नक्शा दिखाओ। वो नक्शे पर झुक गया और बोला, हम जजायर बहामास के बहुत करीब आ चुके हैं और अमरीकी बहरिया के रडार की जद में हैं। हम यहाँ से वापस मुड़े तो अमरीकी रडार हमें चेक कर लेगा, क्योंकि हमें चक्कर लगाकर वापस मुड़ना पड़ेगा। चीफ इंजीनियर बोला, लेकिन हम यहाँ रुक भी नहीं सकते। नाग ने कहा, मैं इस समुद्र से खूब वाकिफ हूँ। हम 70 डिग्री का जाविया बनाकर बाएं जानिब से होकर जजायर बहामास के पीछे एक वीरान मकाम पर उभर कर हालात का जायजा लेंगे। अगर हमारे कंप्यूटर ने अमरीकी रडार को चेक कर लिया तो हम पीछे हटकर समुद्र की तह में चले जाएंगे। अगर रडार ने चेक ना किया तो वहां से दाएं पहलू होकर साहिल के साथ साथ होते जनूब की तरफ खुले समुद्र में निकल जाएंगे। नाग ने चीफ इंजीनियर और नायब कप्तान को मनवा लिया और अब्दोस वहां से 70 डिग्री का जाविया बनाकर जजायर बहामास के अकब में जाकर कुछ देर बाद एक उजाड़ से टापू के करीब समुद्र से बाहर निकल आई। शाम होने वाली थी और आसमान पर स्याह घटा छाई हुई थी। नाग ने बुर्ज हट की गैलरी में आकर दूरबीन से उजाड़ टापू का मुआयना किया, फिर कंप्यूटर को देखा। अमेरिकी रडार के सिग्नल साफ सुनाई दे रहे थे। नाग की स्कीम कामयाब हो गई थी। उसने नायब कप्तान और चीफ इंजीनियर से कहा, हम अमेरिकी रडार की जद में हैं, हमें यहाँ समुद्र में कुछ देर इंतजार करना होगा। चीफ इंजीनियर बोला, मगर कब तक सर? नाग ने कहा, जब तक के समुद्र में तेज हवाओं का तूफान नहीं आता, क्योंकि तेज हवा की मौजें अमेरिकी रडार से हमारी आबदोज को बचा लेंगी। उसके सिग्नल हमें चेक नहीं कर सकेंगे। खुफिया आबदोज वहां रुक गई। अब नाग अपनी दूसरी स्कीम पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। नाग ने दूरबीन में से टापू के आखिरी किनारे पर एक तिकोनी छत देख ली थी जिसके ऊपर रडार का एंटेना लगा हुआ था। वो समझ गया कि ये अमेरिकी बहरिया के कोस्ट गार्ड की चौकी है। वो किसी न किसी तरह रूसी सफीर और उसके बच्चों को उस चौकी तक पहुंचाना चाहता था। वो जानता था कि कोस्ट गार्ड के पास काफी असलहा भी होता है और रूसी सफीर वहां महफूज हो जाएगा। जब रात हो गई और तेज हवाओं के तूफान का इंतजार करते करते चीफ इंजीनियर और नायब कप्तान अपने अपने कैबिनों में चले गए तो नाग शब ख्वाबी के लिबास में अपने कैबिन से निकला। उस कैबिन में आ गया जहां रूसी सफीर और उसकी बीवी कैद थे। उनके हाथ खोल दिए गए थे मगर वो सख्त खौफजदा थे और उनके चेहरे उतरे हुए थे। सफीर की बीवी तो बच्चों को गोद में सुलाए फटी फटी आंखों से नाग को तक रही थी, जो उस वक्त खुफिया अब्दोस के रूसी कप्तान की शक्ल में था। सफीर पुराने बिस्तर पर अपनी बीवी के पास खामोश बैठा था। उसने कप्तान की तरफ अपनी वीरान आंखें उठाकर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कैप्टन, हमारी किस्मत में क्या लिखा है मैं जानता हूँ। मास्को में मौत हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन यकीन करो इसके लिए मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगा। तुम अपना फर्ज अदा कर रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नाग ने खामोशी से लोहे की खाली कुर्सियों पर बैठते हुए कहा, कसूर असल में मेरा ही है और मैं अपने इसी कसूर की कीमत अदा कर रहा हूँ। सफीर ताज्जुब से बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा कैप्टन। सफीर की बीवी भी हैरानी से नाग यानी कप्तान का मुंह तकने लगी। नाग ने कहा, आप लोग नहीं समझेंगे, मगर खैर इन बातों को छोड़ें, वक्त आने पर आपको बता दूंगा कि मेरा क्या कसूर था। इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अमेरिका में अपने बाल बच्चों समेत सियासी पनाह लेने पर तैयार हैं? मेरा मतलब है अगर मैं आपको अमेरिकी हुकाम के हवाले कर दूं तो क्या आप इस पर रजामंद हैं? सफीर बड़ा हैरान था
کہ روسی ابدوز کا کپتان جس کے ذمے ان لوگوں کو موت کے منہ میں لے جانے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا مگر کیا ہم روسی ساحل پر نہیں آ گئے؟ ناگ نے کہا نہیں، اس وقت ہم جزائر بہاماس کے ایک ویران ساحل پر کھڑے ہیں جو امریکہ کا دوست ملک ہے اور جس کے ساحل پر امریکی فوج کے کوسٹ گارڈ بھی پہرا دے رہے ہیں۔ سفیر کی بیوی نے پوچھا لیکن کیپٹن تم ہمیں فرار ہونے کا موقع دے کر اتنا بڑا خطرہ کس لیے مول لے رہے ہو؟ کیا تمہیں واپس روس نہیں جانا؟ ناگ بولا آپ ان باتوں کو اس وقت بھول جائیں، صرف میرے سوال کا جواب دیں۔ اگر میں آپ کو امریکی حکام کے حوالے کر دوں تو کیا آپ امریکہ میں سیاسی پناہ لے کر باقی زندگی گزارنے پر تیار ہیں؟ سفیر نے جھٹ کہا ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، میں ہر قیمت پر اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی بچانا چاہتا ہوں۔ ناگ بولا ٹھیک، میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا، آپ یہاں سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنا کہہ کر ناگ سفیر اور اس کی بیوی کو حیران مگر خوش چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ناگ کیبن سے باہر نکلا تو ایک سایہ بھاگ کر ابدوز کے پچھلے حصے میں جا کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ کوئی شخص باہر کیبن کے ساتھ لگا ان کی باتیں سن رہا تھا مگر ناگ کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی اسکیم پر کھل کر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کیبن میں آیا، اس نے میز کی دراز میں سے ریوالور نکال کر اس میں گولیاں بھریں۔ واپس سفیر کے کیبن میں جا کر بھرا ہوا ریوالور سفیر کو دے کر کہا اسے ضرورت کے وقت کام میں لانا ہوگا، میں آدھ گھنٹے بعد آ کر آپ لوگوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ ناگ دوبارہ کیبن سے باہر نکلا تو سامنے راہداری کی ہلکی روشنی میں نائب کپتان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ اس نے اچانک پستول نکال لیا اور ناگ کی طرف اس کا رخ کر کے کہا کیپٹن میں سوویت روس کی حکومت کی جانب سے تمہیں گرفتار کرتا ہوں کیونکہ تم نے حکومت کے خطرناک قیدیوں کو بچانے کی کوشش کی ہے اور تم غداری کے مرتکب ہوئے ہو۔ ناگ نے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لی اور کہا تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو۔ یہ ناگ کی چال تھی۔ نائب کپتان نے سفیر والے کیبن کے باہر تالا ڈال دیا اور ناگ کو آگے لگا کر چیف انجینئر کے کیبن میں آ گیا۔ چیف انجینئر بھی وہاں سٹین گن لیے اوٹ میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے ناگ کو کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے جکڑ دیا اور ماسکو وائرلیس پر سگنل دیا کہ ابدوز کے کپتان کو سرکاری قیدیوں کو فرار کرانے کی سازش کی تھی اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر سے سگنل کی شکل میں جواب دیا تم نے بہت اچھا کیا، اس وقت تم ابدوز کے کپتان کو جتنی جلدی ہو سکے غدار کپتان اور قیدی سفیر کو لے کر روس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ نائب کپتان اپنے کارنامے پر بڑا خوش تھا۔ اس نے ناگ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا ماسکو پہنچ کر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی سے اڑاؤں گا۔ ناگ کا ایک دم سے خون کھول اٹھا۔ یہ بے عزتی اسے کبھی برداشت نہیں کی تھی کہ کوئی اس کے منہ پر تماچا مارے۔ اس کی اسکیم کچھ اور تھی مگر نائب کپتان نے جب اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو ناگ دیوتا کی غیرت جوش میں آ گئی۔ نائب کپتان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کس شخص کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے۔ ناگ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نائب کپتان اور چیف انجینئر واپس دروازے کی طرف مڑ رہے تھے کہ ناگ کے منہ سے ایک زبردست پھنکار کی آواز نکلی اور وہ ایک انتہائی مہلک اور خطرناک اڑنے والا سیاہ سانپ بن گیا تھا۔ پھنکار کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا، کرسی خالی پڑی تھی، رسیاں نیچے گری ہوئی تھیں اور نائب کپتان نے دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ اڑ کر زن کے ساتھ اس کی طرف لپکا اور آن کی آن میں اس کی گردن سے لپٹ کر اپنا پھن اس کی گال کے ساتھ لگا دیا۔ نائب کپتان کی چیخ نکل گئی۔ چیف انجینئر نے سٹین گن کا رخ نائب کپتان کے چہرے کی طرف کر دیا۔ اس نے چلا کر کہا گولی مت چلانا۔ چیف انجینئر نے گن نیچے کر لی۔ وہ گولی چلاتا تو نائب کپتان کا چہرہ سانپ کے ساتھ ہی گولیوں سے چھلنی ہو جاتا۔ وہ ڈر کر باہر کو بھاگا۔ ناگ نے منہ کھولا اور نائب کپتان کے نچلے ہونٹ پر ڈس کر قاتل زہر اس کے خون میں ڈال دیا۔ یہ زہر کیا تھا؟ ایک دہکتی ہوئی آگ تھی جس نے نائب کپتان کے سارے بدن میں آگ لگا دی۔ ناگ اس کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر گرا اور فوراً اپنی اصلی ناگ والی شکل میں آ گیا۔ اب وہ کپتان کی شکل میں نہیں بلکہ اپنی اصلی ناگ والی شکل میں تھا۔ تھپڑ کی وجہ سے ابھی تک اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ نائب کپتان سانپ کو انسانی شکل میں آتے دیکھ کر اور زیادہ دہشت زدہ ہو گیا مگر اس کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی اور خون گرم ہو کر کھولنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جھلس کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو گیا۔ ناگ اب چیف انجینئر کی طرف بھاگا۔ جو ہی کیبن سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ چیف انجینئر اور ابدوز کے سارے ملا سپاہی ہاتھوں میں مشین گنے لیے ادھر آ رہے ہیں۔ ناگ جلدی سے کیبن میں واپس آیا، گہرا سانس بھرا اور سانپ کی شکل بدل کر رینگتا ہوا باہر نکل کر اندھیرے میں ایک طرف ہٹ کر دیوار سے چپک گیا۔ چیف انجینئر اور ملا مشین گنے لیے کیبن میں آ گئے۔ وہاں نائب کپتان کی جلی ہوئی کولے جیسی لاش دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ چیف انجینئر نے چلا کر کہا سانپ کو مار ڈالو، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ناگ کو اب یہ فکر تھی کہ کہیں یہ لوگ اس افراتفری میں گھبرا کر سفیر اور اس کی بیوی بچوں کو ہلاک نہ کر دیں۔ اب اس نے ایک چال چلی، وہ سانپ ہی کی شکل میں ان لوگوں کے سامنے آ گیا۔ دیکھا جائے تو ایک بے گناہ میاں بیوی اور اس کے 2 معصوم بچوں کی جان بچانے کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا، محض اس لیے کہ ناگ کے زمین میں یہ بات چبھ رہی تھی کہ یہ خاندان اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہا ہے اور اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کی زندگیاں بچانا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ابدوز کے ملاح مشین گنے تھامے اس کی جان لینے کو تیار کھڑے تھے مگر وہ سامنے آ گیا۔ اس پر تڑا تڑ فائر کھول دیا گیا۔
नाग तड़प कर उछला और मशीन रूम की तरफ भागा। मल्लाह गोलियां बरसाते उसके पीछे लपके। नाग यही चाहता था, वो उन्हें अपने पीछे लगाना चाहता था। नाग मशीन रूम में दाखिल हो गया। यह मशीन रूम एक कैप्सूल यानी बोतल की तरह बना हुआ था। उसके मुंह पर फौलाद का गोल दरवाजा था, जिसे अगर बाहर से बंद करके खटका लगा दिया जाए तो अंदर से उसका खुलना मुहाल था। मल्लाह भी नाग के पीछे पीछे मशीन रूम में आ गए। वो गोलियां बरसा रहे थे और हर हालत में सांप को हलाक कर देना चाहते थे, मगर नाग अंदर दाखिल होते ही मशीन रूम के फौलादी दरवाजे की ओट में छुप गया था। जब सारे मल्लाह मशीन रूम में आकर सांप को इधर उधर तलाश करने लगे तो नाग फुर्ती से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने अपनी असली इंसानी शक्ल इख्तियार की और एक सेकंड में मशीन रूम का गोल फौलादी दरवाजा जोर से बंद करके खटका लगा दिया। सारे के सारे मल्लाह अबदोज के उस बोतल नुमा मशीन रूम में बंद हो गए। नाग लपक कर सफीर के कैबिन में आ गया। सफीर और उसकी बीवी गोलियों की आवाजों से सहमे हुए बैठे थे। उनके बच्चे भी सहम कर माँ बाप के साथ लगे थे। सफीर ने एक अजनबी शक्ल वाले नौजवान यानी नाग को अंदर आते देखा तो जेब से उसका दिया हुआ रिवॉल्वर निकाल लिया। नाग ने हाथ उठाकर कहा, रिवॉल्वर जेब में रखें और मेरे साथ आए, मैं आपको यहां से निकालने आया हूं। सफीर ने कहा, मगर तुम कौन हो? कैप्टन कहाँ हैं? हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। नाग ने कहा, फजूल बातों में वक्त जाया ना करें। अगर इस वक्त आप लोग मेरे साथ ना गए तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत मौत के मुंह से ना बचा सकेगी, क्योंकि नाग को मालूम था कि चीफ इंजीनियर ने मशीन रूम से मास्को वायरलेस कर दिया होगा कि अबदोज पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है और मास्को ने करीबी दोस्त मुल्क क्यूबा को खबर कर दी होगी और क्यूबा के जेट लड़ाका तैयारे और जंगी अबदोज थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले होंगे। सफीर ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी बीवी ने सर हिलाकर हाँ कर दी। नाग सफीर और उसके खानदान को लेकर रात के अंधेरे में अबदोज से बाहर निकल आया। नाग ने रबड़ की कश्ती समुद्र में फेंकी। इससे पहले नाग ने अबदोज के अंदर ही से एक टाइम बम लेकर उसे टारपेडो यानी बमों के कमरे के बाहर लगाकर उसे चला दिया था। उस बम को आध घंटे बाद फटकर अबदोज को तबाह कर देना था। रबड़ की कश्ती पानी में डालकर वो सब उसमें सवार हो गए और अंधेरे में ये गोल कश्ती समुद्री लहरों पर साहिल की तरफ चल पड़ी। 10 मिनट बाद वो जजीरे के साहिल पर जाकर उतर गए। यहां से कोस्ट गार्ड की चौकी 1 मील के फासले पर थी। नाग ने सफीर से कहा, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके चौकी तक पहुंचना होगा। हो सकता है क्यूबा की अबदोज या लड़ाका जेट यहां रॉकेट बरसाना शुरू कर दें। इसके अलावा क्यूबा के गोरीले भी इन जजीरों में मौजूद हैं, वो भी वायरलेस पर इतला पाकर हम पर हमला कर सकते हैं। अभी कोस्ट गार्ड की चौकी 2 फरलांग के फासले पर थी कि समुद्र में एक जोरदार धमाका हुआ। टाइम बम फट गया था। उसके बाद धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। ये अबदोज के टारपेडो फट रहे थे। समुद्र की जानिब आसमान आग के शोलों से रोशन हो गया। चौकी की तरफ सर्च लाइट रोशन हुई और समुद्र में जहां धमाके हुए थे निस्फ दायरे में चक्कर लगाने लगी। नाग और सफीर का खानदान तेजी से चौकी की तरफ भाग रहा था। चौकी के करीब अमरीकी सिपाहियों ने उन्हें रोका और पकड़कर चौकी में ले गए। यहां पहुंचकर रूसी सफीर ने अपना आप जाहिर करके सारी दास्तान बयान कर दी और अमेरिका में सियासी पनाह हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। अमेरिकी चौकी के कमांडर ने वाशिंगटन में फोन करके वजारत दाखिला से रूसी सफीर को वापस वाशिंगटन भेजने की इजाजत ली और सफीर और उसकी बीवी से कहा कि उन्हें सुबह एक खास हेलीकॉप्टर में वाशिंगटन रवाना कर दिया जाएगा। अगले दिन सफीर और उसकी बीवी बच्चे वाशिंगटन रवाना हो गए। नाग ने उन्हें गर्मजोशी से रुखसत किया और 2 रोज वहां ठहरने के बाद नाग भी एक बहरी जहाज में सवार होकर वाशिंगटन रवाना हो गया, क्योंकि उसे वापस मारिया और अंबर की तलाश में जाना था। उसे इतना पता चल गया था कि वो तारीख में एक हादसे की वजह से आगे और अंबर मारिया तारीख में पीछे निकल गए हैं। वो भी अंबर और मारिया के साथ मिल जाने के लिए वाशिंगटन के खलाई अजायब घर में लगी उस मशीन से मदद हासिल करना चाहता था जिसमें सितारों की गर्दिश जाहिर करने वाला गोल चक्कर लगा था। बहरी जहाज ने 2 रोज के समुद्री सफर के बाद नाग को बाल्टीमोर की बंदरगाह पर पहुंचा दिया। यहां से रेलगाड़ी में सवार होकर नाग वाशिंगटन के यूनियन रेलवे स्टेशन पर आकर उतर गया। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वाशिंगटन रोशनियों से जगमग कर रहा था। नाग के पास सिर्फ $6 थे। उसे डॉलरों की जरूरत भी नहीं थी। वो किसी भी बाग या पार्क में रात बसर कर सकता था। सिर्फ एक मुश्किल थी कि सर्दी बहुत शदीद हो गई थी और नाग किसी जगह गर्म होकर रात बसर करना चाहता था। उसके लिए बेहतरीन जगह किसी होटल का कमरा ही हो सकता था, मगर वाशिंगटन में सस्ते से सस्ते होटल के कमरे का रात भर का किराया $50-60 से कम नहीं होता। नाग शहर में चिड़ियाघर वाले इलाके में आ गया। यहाँ एक ऊंची इमारत वाला होटल था जिसके कितने ही कमरे थे। नाग ने सोचा कि यहाँ जो कमरा खाली होगा वहां पढ़कर सो रहूंगा और सुबह उठकर खलाई अजायब घर यानी स्पेस म्यूजियम की तरफ रवाना हो जाऊंगा। नाग होटल की लॉबी में आ गया। उसने कमरों का चार्ट देखा जो दीवार के साथ लगा था। उसमें यह लिखा था कि कौन से नंबर में कौन साहब ठहरे हुए हैं और कौन से नंबर का कमरा खाली पड़ा है। उसने फैसला किया कि उसी कमरे में रात बसर की जाए। वो लिफ्ट में सवार होकर 11वीं मंजिल पर आ गया। कॉरिडोर में दीवार पर तीर का निशान लगाकर लिखा गया था 1101 से लेकर 1150 नंबर तक के कमरे इस जानिब हैं। नाग कमरा नंबर 1103 के पास आकर रुक गया। कमरा बंद था। दरवाजे पर ताला लगा था। नाग को दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं थी। उसने दाएं बाएं देखकर तसल्ली की कि वहां कोई नहीं है और फिर छोटे से बारीक सांप की शक्ल बदलकर दरवाजे के नीचे से कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में बत्ती बंद थी। अंधेरा था, मगर
जो खिड़की सड़क की जानिब खुलती थी उसमें से बाहर की इमारतों की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। नाग दोबारा इंसान की शक्ल में आ गया। कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे की फजा गर्म थी और पलंग पर सफेद चादर, लिहाफ और सिरहाने लगे थे। नाग ने खिड़की का भारी पर्दा गिरा दिया। उस पर्दे के गिरने से जो थोड़ी सी बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी वो भी बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। नाग पलंग पर लेट गया और पतला लिहाफ ऊपर करके सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें खुली थी और वो अंबर और मारिया के बारे में सोच रहा था कि वो कहां और किस जमाने में और किस मुल्क में होंगे। उसे दोनों की याद बुरी तरह सता रही थी और वो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाना चाहता था, मगर ये बात उसके बस में नहीं थी। उसे लेटे अभी 6-7 मिनट ही हुए थे कि उसने महसूस किया कि अंधेरे कमरे में बंद दरवाजे पर हल्की हल्की रोशनी सी उभर रही है। पहले तो उसने कोई ख्याल न किया, मगर जब ये रोशनी फैलती गई और फिर एक इंसानी होले की शक्ल इख्तियार कर गई तो वो पलंग पर उठकर बैठ गया और उस रोशनी के इंसानी होले को गौर से देखने लगा। ये एक लड़की का होला था जिसके बाल खुले थे, गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ था, गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी और उसके मुंह से हल्की हल्की कराहने की आवाजें निकल रही थी। नाग बड़ी हैरानी से उस लड़की को देखने लगा जो कोई रूह मालूम हो रही थी। उसकी वजह से कमरे में धीमी रोशनी फैल गई थी। लड़की की मुसीबत ज़दा रूह आहिस्ता आहिस्ता चलकर नाग के पलंग के करीब पाइंती की जानिब आकर खड़ी हो गई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई और उसके चेहरे का रुख नाग की तरफ हो गया। फांसी का फंदा लड़की की गर्दन में था और रस्सा ऊपर जाकर गायब हो गया था। नाग ने देखा कि रूह की आंखों में से आंसू बह रहे थे और वो आंसू भरी आंखों से नाग को बड़ी हसरत से तक रही थी। नाग ने आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो? लड़की की रूह के होंठों से आती कराहने की आवाज रुक गई। रूह ने नाग को टिकटिकी बांधकर एक पल के लिए देखा और फिर नाग को एक लड़की की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। इस कमरे में जो कोई आया मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो डर कर या बेहोश हो गया या भाग गया। एक मुद्दत से ये कमरा बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आता। आज तुम्हें यहाँ देखा तो मैं आ गई। मुझे यकीन था तुम भी डर कर भाग जाओगे या बेहोश हो जाओगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इससे मुझे हौसला हुआ है। नाग ने फिर वही सवाल किया, मगर तुम कौन हो और तुम्हारी गर्दन में ये फांसी का फंदा किसने डाला है? लड़के की रूह ने कहा, मेरा नाम यूरेशिया है। जिस जगह आज ये होटल बना हुआ है यहाँ आज से 600 बरस पहले काफिरों का एक बुत खाना था। यहाँ बुतों की पूजा होती थी। मेरा बाप उस बुत खाने का पुजारी था। इस जगह फरकूम का एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। उस शहर पर मेरा पुजारी बाप हुकूमत किया करता था। मैं उसकी इकलौती बेटी थी और अपने बाप के साथ बुतों की पूजा किया करती थी। हम बुतों को खुदा समझते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शहर में एक बुजुर्ग दरवेश दाखिल हुआ। वो मुसलमान था और मुल्क अरब से वहां दीन इस्लाम की तबलीग करने आया था। मेरे बाप को खतरा महसूस हुआ कि अगर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो बुत खाना उजड़ जाएगा और उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। मेरे बाप ने उस बुजुर्ग को कत्ल करने का फैसला कर लिया। एक रोज उसने उस बुजुर्ग को बुत खाने में यह कहकर बुलाया कि अगर मेरे बाप को कायल कर दे तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। ये उसकी साजिश थी। मुसलमान बुजुर्ग आ गया। उसका चेहरा बड़ा नूरानी था और वो सफेद पाकीज़ा लिबास पहने हुए था। मेरे बाप ने उस बुजुर्ग को हलाक करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मुझे शरबत का एक प्याला दिया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो वो शरबत का प्याला बुजुर्ग को पेश कर देना। याद रखो उसमें ऐसा जबरदस्त जहर मिला हुआ है कि आदमी पीते ही फौरन हलाक हो जाता है। मैं खुद उस मुसलमान बुजुर्ग को हलाक कर देना चाहती थी क्योंकि वो हमारे बुतों के खिलाफ था और कहता था कि उसे तोड़ डालो और एक खुदा की इबादत करो। लड़की की रूह खामोश हो गई। उसके मुंह से हल्की आह निकलने लगी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? रूह ने एक ठंडा सांस भरकर कहा, फिर मेरे बाप ने शरबत लाने का इशारा किया। मैं जहर मिला शरबत का प्याला ले आई और मुसलमान बुजुर्ग को पेश किया। मुसलमान बुजुर्ग ने मेरी तरफ शफकत भरी नजरों से देखकर कहा, बेटी इस शरबत में जहर तो नहीं मिलाया गया? मैंने कहा, नहीं। बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात पर एतबार करता हूँ, और ये शरबत पी लिया। शरबत के पीते ही जहर ने असर कर दिया और मुसलमान बुजुर्ग वफात पा गए। मेरे पुजारी बाप ने मुझे शाबाश दी और मुसलमान बुजुर्ग की लाश को ठिकाने लगाने के लिए छुरी से उसके टुकड़े करने का इरादा किया और फिर छुरी निकालकर मुसलमान बुजुर्ग की लाश की तरफ बढ़ा। अचानक लाश में से रोशनी की शुआएं फूटी। एक शुआ मेरे बाप के जिस्म पर पड़ी और वो जलकर कोयला हो गया। मैं डर कर पीछे हटी तो मुसलमान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, तुम किसी दूसरी तरह से हलाक की जाओगी, तुम्हें अपने गुनाह की सजा मिलेगी। और फिर मुसलमान बुजुर्ग की लाश गायब हो गई। उस रात शहर में जबरदस्त आंधी चली। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मकान गिर पड़े, शहर बर्बाद हो गए। बुतखाने के सारे बुत एक एक करके गिर कर पाश पाश हो गए। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बुतखाने के तहखाने की तरफ भागी। तहखाने में अंधेरा था। तहखाने में एक चबूतरा था जिस पर एक बुत बना हुआ था। अचानक उस बुत ने मुझे अपने पत्थर के बाजुओं में जकड़ लिया। मेरी चीख निकल गई। फिर जैसे किसी ने मेरे गले में फांसी का रस्सा डालकर मुझे छोड़ दिया। मैं कुएं में गिर पड़ी। मुझे एक जबरदस्त झटका लगा और मेरी गर्दन की हड्डी टूट गई। मेरी गर्दन एक तरफ ढलक गई जैसी कि इस वक्त तुम देख रहे हो, और मैं मर गई। मगर मैं मरी नहीं थी, मेरी रूह जिंदा थी। वो मेरे जिस्म से अलग हो गई। मेरी रूह की गर्दन में उसी तरह फंदा पड़ा था और दर्द से मैं कर्राह रही थी। मेरी रूह एक अजाब में गिरफ्तार हो गई। मैं 600 बरस से भटक रही हूँ। मेरी गर्दन फांसी के फंदे में फंसी हुई है। मैंने एक नेक दिल मुसलमान बुजुर्ग को जहर देकर हलाक कर दिया था। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिली है।
درد سے میرا برا حال ہو رہا ہے مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ میں 600 سال سے ہر رات اس کمرے میں آتی ہوں کیونکہ اسی جگہ مجھے پھانسی دی گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی میری فریاد سنے اور مجھے اس عذاب سے نجات دلائے، مگر آج تک کسی نے میری فریاد نہیں سنی۔ لوگ مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے یا بھاگ جاتے رہے ہیں۔ تم پہلے آدمی ہو جس نے میری درد بھری داستان سنی ہے۔ ناگ خاموشی سے اس عذاب میں گرفتار روح کی کہانی سنتا رہا۔ جب لڑکی کی روح خاموش ہو گئی تو اس نے کہا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں اس عذاب سے کیسے نجات دلا سکتا ہوں؟ لڑکی کی روح نے درد سے کراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ جس بزرگ کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی پاداش میں خدا نے مجھے یہ سزا دی ہے وہ زندہ ہے۔ اگر کسی طرح تم اس کا کھوج لگا کر اس کے پاس جاؤ اور وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے یوریشیا کو معاف کر دیا ہے تو میری روح کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ناگ نے کہا، وہ مسلمان بزرگ مجھے کہاں ملیں گے؟ لڑکی کی روح نے کہا، کاش یہ مجھے معلوم ہوتا۔ میں نے اس کے بعد سے اس بزرگ کی صورت نہیں دیکھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ امریکہ میں ہی کسی جگہ پر موجود ہوں گے، اور اگر یہاں نہ ہوئے تو پھر جہاں کہیں بھی وہ ہوں تم ان کا کھوج لگانا اور میرے گناہ کی ان سے میری طرف سے معافی مانگنا۔ میں تمہیں قیامت تک دعائیں دیتی رہوں گی۔ کیا تم ایک عذاب میں گرفتار لڑکی کی روح کے لیے یہ کام کرو گے؟ ناگ نے کہا، اگر ایسا کرنے سے تمہیں عذاب سے نجات مل جائے گی تو میں تمہارے لیے اس مسلمان بزرگ کو تلاش کروں گا اور تمہاری معافی ان تک پہنچاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لڑکی کی روح نے پھانسی کے پھندے کی وجہ سے درد سے کراتے ہوئے سکھ کا گہرا سانس لیا اور ناگ کی طرف شکریہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، 600 برس کے عذاب میں آج پہلی بار میں نے سکون کا ایک لمحہ محسوس کیا ہے۔ ناگ نے پوچھا، اس مسلمان بزرگ کی تلاش میں اگر مجھے امریکہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں جانا پڑا تو پھر تم سے کیسے ملاقات ہوگی؟ لڑکی کی روح بولی، تم مجھے جہاں یاد کرو گے میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ ناگ نے سوال کیا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ بزرگ پہلے آج سے 600 برس پہلے امریکہ میں کس جگہ اترے تھے؟ روح نے کہا، میرے پجاری باپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بزرگ سمندر کنارے ایک گھنے جنگل میں پہل نمودار ہوئے تھے۔ وہاں وہ ایک درخت کے نیچے جھونپڑی میں 2 سال خدا کی عبادت کرتے رہے تھے۔ یہ درخت مغرب میں سمندر کنارے کسی جنگل میں ہے۔ ناگ نے کہا، اب ایک آخری سوال، کیا تم مجھے اس بزرگ کا نام بتا سکتی ہو؟ لڑکی کی روح بولی، ان کا نام مجھے یاد نہیں، مگر لوگ انہیں یاقوت یمانی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اتنا کہہ کر لڑکی کی روح نے ایک بار پھر ناگ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی گردن پھانسی کے پھندے میں جکڑی ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے اثرات تھے مگر ایک سکون بھی تھا کہ شاید اب اس کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی دروازے کی طرف گئی اور ناگ کی طرف دیکھتی ہوئی غائب ہو گئی۔ کمرے میں پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ ناگ نے اٹھ کر کھڑکی کے آگے گرا ہوا بھاری پردہ ہٹا دیا۔ واشنگٹن کی عمارتوں کی روشنی کمرے میں آنے لگی۔ ناگ بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اس لڑکی کی عذاب میں گرفتار روح کی نجات کے لیے اسے مسلمان بزرگ یاقوت یمانی کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ امریکہ کے مغرب میں سمندر کے کنارے کتنے ہی گھنے جنگل تھے۔ وہ کسی جنگل میں جا کر آج سے 600 برس پہلے غائب ہو چکے بزرگ کا کھوج لگائے، لیکن ناگ کو دل میں پورا یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ان مسلمان بزرگ کو ضرور تلاش کر لے گا اور ان سے عذاب میں گرفتار ان کی قاتل روح کی معافی مانگ کر اسے نجات دلائے گا۔ باقی ساری رات ناگ نے یہی سوچتے سوچتے جاگ کر گزار دی۔ جب صبح کی روشنی آسمان پر پھیلی اور وہ سانپ بن کر باہر نکلنے لگا تو اچانک اسے ابدوس کے کپتان کا خیال آ گیا، جس کو اس نے سفید اژدہا کی مدد سے غائب کروا دیا تھا۔ ناگ کمرے کے پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور منتر پڑھ کر پھونک ماری۔ فضا میں سفید اژدہے کا سر نمودار ہوا۔ اس نے اپنی زبان میں اژدہے سے پوچھا کہ ابدوس کا کپتان جس کو اس نے اپنی شعاؤں سے غائب کیا تھا کہاں ہے؟ سفید اژدہے نے جواب دیا کہ وہ فضاؤں میں غائب ہے۔ ناگ نے سفید اژدہے کو حکم دیا کہ ابدوس کے کپتان کو اس کے ملک روس اور اس کے بال بچوں کے درمیان پہنچا دے۔ اژدہے نے اپنا پھن جھکا کر کہا، جو حکم ناگ دیوتا، اور غائب ہو گیا۔ ناگ تھوڑی دیر بعد سانپ بن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے انسانی شکل بدلی اور لفٹ میں سوار ہو کر 11ویں منزل سے نیچے پہلی منزل پر ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ امریکی مرد اور عورتیں گرم لباس پہنے خوشبوئیں اڑاتے ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ کچھ لوگ شیشے کی دیوار کے پیچھے ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناگ کوئی اگلا قدم اٹھانے سے پہلے وہاں آرام سے بیٹھ کر غور کرنا چاہتا تھا کہ وہ مسلمان بزرگ یاقوت یمانی کی تلاش میں کس علاقے کی جانب روانہ ہو۔ ظاہر ہے انہیں فوت ہوئے 600 برس کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب اگر ملاقات ہوئی تو اس بزرگ کی روح سے ہی ملاقات ہوگی۔ ناگ لابی میں کونے والے ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ شمال مغرب کی طرف ہاسٹن اور نیو یارک کے شہر تھے اور اوپر جا کر کینیڈا کے جنگل شروع ہو جاتے تھے اور پھر آگے قطب شمالی کا برفانی علاقہ آ جاتا تھا۔ سمندر وہاں بھی تھا مگر برف بن کر جمع ہوا تھا۔ ناگ کسی ایسے اشارے کا انتظار کر رہا تھا جو اسے کہے کہ فلاں علاقے کی طرف چل پڑو اور وہ ادھر کو چل پڑے۔ یہ اشارہ اس کے ذہن نے دینا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ناگ اصل میں سانپ تھا۔
اور 1000 سال تک زندہ رہنے کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے لیے انسانی شکل پسند کی تھی اور اسی شکل میں چلتا پھرتا تھا، مگر انسان کی طرح آنکھیں نہیں جھپکتا تھا۔ کتنی دیر تک اس کی آنکھیں بغیر پلک جھپکے کھلی رہتی تھیں اور ان میں ایک مقناطیسی طاقت بھی تھی۔ اب چونکہ اسے انسانوں میں چلتے پھرتے سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس گزر چکے تھے، اس لیے وہ کبھی کبھی پلکیں جھپک لیتا تھا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ ناگ واشنگٹن کے اس ہوٹل کی لابی میں صوفے پر بیٹھا اپنے خیالات میں گم تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی ایک سرخ و سفید خوبصورت امریکن لڑکی اسے بار بار گردن گھما کر دیکھ لیتی ہے۔ اس لڑکی کے بال سونے کی طرح سنہری تھے۔ اس نے سفید ریشمی قمیض اور جورڈش کی نیلی جینز پہن رکھی تھی۔ ناگ سوچنے لگا کہ لڑکی اسے کیوں تک رہی ہے۔ اتنے میں وہ لڑکی اٹھ کر ناگ کے پاس آ گئی اور مسکرا کر بولی، کیا تم ملک شام کے رہنے والے ہو؟ امریکہ میں اگر کوئی شخص کسی کو بلانا چاہے تو بلا جھجک بلا لیتا ہے۔ ناگ نے کہا، نہیں، میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر کہا، میرا نام شیلی ہے، شیلی شمٹ، اور تمہارا نام؟ ناگ نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مجھے ناگ کہتے ہیں۔ لڑکی نے سنہری بالوں کو پیچھے جھٹک کر چونکتے ہوئے کہا، یہ تو بھارت میں کوبرا سانپ کو کہتے ہیں۔ ناگ حیران ہوا کہ اس امریکی لڑکی کو کوبرا سانپ کا کیسا علم ہو گیا، لیکن لڑکی نے بہت جلد اس کی حیرانی دور کر دی۔ وہ بولی، میں اپنے باپ کے ساتھ 6-7 برس بھارت کے شہر مدراس میں رہ چکی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ کافی پینا پسند کرو گے؟ ناگ اس لڑکی کے ساتھ کاؤنٹر پر آ گیا اور وہ کافی پینے لگے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم حیران ہوگے کہ میں نے تمہیں کیوں بلا لیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے کہ اسے کہہ سکوں کہ میرا بوائے فرینڈ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہے تو یہ خود غرضی، مگر مجھے امید ہے کہ تم میری اس خود غرضی کو معاف کر دو گے۔ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ جرائم پیشہ آدمی ہے اور 2 بار جیل جا چکا ہے۔ ناگ مسکرایا، کوئی بات نہیں شیلی، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارا بوائے فرینڈ بننے کو تیار ہوں۔ امریکی لڑکی نے آہستہ سے کہا، وہ آ رہا ہے۔ ناگ نے گھوم کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ خاموشی سے کاؤنٹر کے ساتھ لگ کر سٹول پر بیٹھا کافی پیتا رہا۔ اتنے میں ایک بھاری بھرکم باکسر قسم کا امریکی وہاں آیا اور اس نے شیلی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، شیلی میرے ساتھ چلو۔ شیلی نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، سوری مکی، میرا بوائے فرینڈ میرے ساتھ ہے، پھر کبھی صحیح۔ ناگ نے دیکھا کہ امریکی بڑا طاقتور تھا اور شکل سے ہی قاتل اور ڈاکو لگ رہا تھا۔ اس نے شیلی کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شیلی نے ہاتھ جھٹک کر غصے سے کہا، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ دوسرے لوگ بھی ادھر دیکھنے لگے۔ امریکی بدماش مکی خاموش ہو گیا۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ امریکہ میں کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، اوکے، میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تمہارے اس بوائے فرینڈ سے بھی نمٹ لوں گا۔ امریکی بدماش چلا گیا۔ شیلی پرس سے کنگھی نکال کر اپنے سنہری بالوں میں پھیرتے ہوئے بولی، میں ایک شریف باپ کی بیٹی ہوں، یہ غنڈا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے تنگ کرتا رہتا ہے۔ میں پولیس میں بھی رپورٹ کر چکی ہوں، مگر یہ پولیس کو جل دے کر بھاگ جاتا ہے۔ اب تو مجھے اس سے جان کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ ناگ خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ تمہارا دشمن چلا گیا ہے۔ شیلی نے بے اختیار ناگ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا تم مجھے میرے گھر نہیں پہنچاؤ گے؟ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں گی۔ ناگ کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑے دیتا ہوں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ ڈیل سٹی میں، یہاں سے 20 منٹ کا راستہ ہے، میرے پاس کار ہے۔ لڑکی نے کہا۔ ناگ امریکی لڑکی شیلی کو لے کر ہوٹل کی لابی سے باہر نکل آیا۔ باہر کتنی موٹر کاریں کھڑی تھیں، سڑک پر بھی موٹریں آ جا رہی تھیں۔ سرد ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ہلکے سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ناگ امریکی لڑکی شیلی کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شیلی نے کار پارکنگ لاٹ سے باہر نکال لی اور سڑک پر آ گئی۔ وہ روٹ 50 سے نکل کر ڈیل سٹی جانے والی سڑک پر آئی تو اس نے کار کے شیشے میں سے پیچھے دیکھ کر کہا، وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ناگ نے کہا، پھر کیا ہوا؟ وہ تمہارا کیا کر لے گا؟ شیلی گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، وہ میری جان کا دشمن ہے، مجھے اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے، یہ پہلے بھی ایک لڑکی کو قتل کر کے جیل بھگت چکا ہے۔ ناگ نے سکون سے کہا، تم خاموشی سے موٹر چلاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ امریکی غڈا مکی اپنی موٹر کو نکال کر شیلی کی کار کے برابر لے آیا اور اس کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھ کر چلایا، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گی شیلی، اب بھی وقت ہے، میرے ساتھ چلی چلو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ ڈیل سٹی کا علاقہ واشنگٹن شہر سے 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ کار ایک ویران سڑک پر جا رہی تھی جس کے پاس درختوں کے جھنڈ تھے۔ غنڈا مکی کار کو آگے لے گیا اور پھر شیلی کی کار کو مجبور کر دیا کہ وہ سڑک کی ایک طرف کچی سڑک پر جنگل کی طرف اتر جائے۔ شیلی مجبور ہو گئی۔ اگر وہ جنگل والی کچی سڑک پر نہ آتی تو اس کی موٹر الٹ جاتی۔ جنگ میں آ کر امریکی غنڈے نے کار روک دی اور باہر نکل کر شیلی کی کار کے بونٹ پر زور سے لات مار کر کہا، اب میں دیکھوں گا کہ تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں مجھ سے کیسے بچاتا ہے، سیدھی طرح میرے ساتھ چلی چلو۔
اس کے ساتھ ہی امریکی غنڈے نے پستول نکال لیا۔ امریکی لڑکی شیلی کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ ناگ نے شیلی سے کہا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو، چپکے سے اس کی موٹر میں جا کر بیٹھ جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شیلی ڈرتی ڈرتی کار سے باہر نکل آئی۔ امریکی غنڈے نے مکارانہ ہنسی کے ساتھ کہا، میرے دل کا اور میری کار کا دروازہ کھلا ہے، اگر تم نے کسی قسم کی کوئی حرکت کی تو میرے پستول کی گولی اپنا نشانہ خوب پہچانتی ہے۔ شیلی نکلنے کو تو گاڑی سے باہر نکل آئی تھی، مگر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مرنا گوارا کر لے گی، مگر ایک قاتل اور غنڈے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ وہ پیچھے سے ہو کر کار کی اگلی سیٹ کی طرف آئی تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں درختوں کے درمیان ایک راستہ جاتا ہے۔ وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ ذرا جھکی اور جنگل کو جانے والے راستے پر بھاگ نکلی۔ غنڈے نے گولی چلا دی، شیلی بچ گئی تھی۔ امریکی قاتل اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ ناگ یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ایک بے گناہ امریکی لڑکی کی مدد کرے۔ ناگ گاڑی میں سے نکل کر جنگل کے درختوں میں تیز تیز قدموں سے ایک طرف چلنے لگا۔ یہ پہاڑی جنگل تھا اور بہت گنجان تھا، جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ شیلی جنگل میں بھاگی جا رہی تھی، امریکی قاتل اس کے پیچھے لگا تھا۔ شیلی چھوٹے ٹیلوں پر سے ہو کر دوسری طرف نکل گئی، امریکی قاتل بھی اس طرف آ گیا۔ شیلی درختوں اور جھاڑیوں میں گم ہو گئی تھی۔ قاتل غصے میں لال سرخ ہو رہا تھا، اس نے 2-3 فائر بھی کیے۔ وہ ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر پہاڑی کی چوٹی پر آ گیا اور دوسری طرف گہری کھڈ تھی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ شیلی کو گالیاں دے رہا تھا اور بار بار چیختا تھا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس جنگل میں تمہاری قبر بنے گی، جہاں ہو باہر نکل آؤ۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے ایک آدمی نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ امریکی قاتل مکی نے پستول تان لیا، پھر پستول اس کے ہاتھ میں پکڑا رہ گیا۔ اس میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ گولی چلائے۔ وہ پھٹی پٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو تک رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے بالکل اسی کی شکل کا ایک اور امریکی قاتل کھڑا تھا، ہو بہو وہی شکل، وہی ناک نقشہ۔ اس کے ہاتھ میں پستول نہیں تھا۔ یہ ناگ تھا جو خفیہ منتر پڑھ کر امریکی قاتل مکی کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، کیا تم اپنے آپ پر گولی چلاؤ گے؟ میں تمہارا ہمزاد ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ اب اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ دیکھ لو، میری شکل تمہاری شکل ہے، میرا قد کاٹ اور جسم اور لباس بالکل تمہاری طرح کا ہے۔ اگر تم مجھ پر گولی چلاؤ گے، یہ گولی سیدھی تمہارے دل میں جا کر لگے گی۔ میں تو زندہ رہوں گا کیونکہ میں تمہارا ہمزاد ہوں، مگر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ امریکی قاتل مکی کی گھگی بن گئی تھی، رنگ فک تھا، ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ اس نے ایسا منظر زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پستول گر گیا اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا۔ ناگ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہارے پیچھے کھڈ ہے، ادھر مت جاؤ۔ مگر امریکی قاتل دہشت زدہ تھا، وہ پیچھے ہٹتا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ ناگ اسے پکڑے وہ ایک چیخ کے ساتھ نیچے گہری کھڈ میں جا گرا۔ ناگ نے پستول بھی اس کے ساتھ ہی کھڈ میں پھینک دیا اور واپس پلٹا تو سامنے امریکی لڑکی شیلی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سامنے امریکی قاتل کو دیکھا تو چیخ مار کر پیچھے بھاگی۔ ناگ لپک کر جنگل میں دوسری طرف نکل گیا۔ ایک جگہ جھاڑیوں کے پاس جا کر اس نے اپنی اصلی شکل اختیار کی اور ایک چکر کاٹ کر شیلی کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے سے شیلی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ناگ کو دیکھ کر وہ چلائی، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے بچاؤ۔ ناگ نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں شیلی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شیلی نے کہا، مگر میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ ناگ نے کہا، یہ تمہارا وہم تھا، آؤ میں تمہیں اس کی لاش دکھاتا ہوں۔ اور ناگ شیلی کو لے کر ٹیلوں میں سے ہوتا نیچے کھڈ میں آ گیا۔ یہاں امریکی قاتل کی لاش پتھروں میں بے جان پڑی تھی۔ شیلی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے امریکی قاتل کو زندہ حالت میں ابھی پہاڑی کی چوٹی پر دیکھا تھا۔ ناگ اسے ساتھ لے کر کچی سڑک پر آ گیا جہاں شیلی کی گاڑی کھڑی تھی۔ شیلی اس پریشانی سے گزرنے کے بعد کمزور اور نیم جان سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ناگ سے کہا، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ ناگ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شیلی گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیلی کا گھر سٹی ڈیل میں دریائے پوٹامک کے شمالی کنارے سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر تھا۔ یہ درختوں میں گھرا ہوا لکڑی کا ایک پرانا سا کاٹیج تھا جس کی چمنی میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ سامنے احاطے میں مرغیاں دانہ چگ رہی تھیں۔ شیلی نے مکان کے سامنے گاڑی روک دی، کہنے لگی، میں تمہیں اپنے باپ سے ملاتی ہوں، وہ تمہیں مل کر بڑا خوش ہوگا اور تمہارا شکریہ ادا کرے گا کہ تم نے اس کی بیٹی کی عزت بچائی۔ ناگ نے گاڑی سے اترتے ہوئے پوچھا، تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ شیلی نے کہا، وہ کلبوں اور ہوٹلوں میں جا کر سانپوں کے کھیل تماشے دکھاتا ہے، اس نے کتنے ہی سانپ پال رکھے ہیں، آؤ تمہیں دکھاتی ہوں۔ ناگ ایک دم سے ٹھٹک گیا، وہ ایسے آدمی سے نہیں ملنا چاہتا تھا، مگر شیلی اسے پکڑ کر مکان کے اندر لے گئی۔ شیلی کا باپ چولہے کے پاس کھڑا انڈا تل رہا تھا۔ گول میز پر کافی کی چینک اور پیالیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بند کمرہ گرم تھا اور عجیب قسم کی پراسرار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شیلی نے ناگ سے اپنے باپ کا تعارف کروایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ شیلی کے باپ نے ناگ کو غور سے دیکھا اور ذرا سا چونکا، پھر مسکرایا اور ناگ کا شکریہ ادا کرنے لگا کہ اس نے اس کی بیٹی کی جان بچائی۔
शैली का बाप अधेड़ उम्र का दुबला सा अमरीकी था। सर दरमियान से गंजा था। रंग अमरीकियों की तरह गोरा नहीं था, सांवला सा हो गया था। साफ लगता था कि वो अफ्रीका और हिंदुस्तान के गर्म जंगलों में सांपों की तलाश में घूमता फिरता रहा है। आंखों में एक मकनातीसी चमक थी। नाग उससे मिलने को बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर तकदीर उसे अमरीकी लड़की यूरेशिया की अजाब में गिरफ्तार रूह की निजात के लिए यहाँ ले आई थी। ये हमें आगे चलकर मालूम होगा। शैली के बाप का नाम ग्रैंडले था। वो सांपों का बड़ा माहिर था और उसकी सारी जिंदगी सांपों को पकड़ते और उनसे खेल तमाशे करते गुजरी थी। नाग ने सोचा कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। ख्वामख्वाह सांपों के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। अभी उसे मुसलमान बुजुर्ग याकूत यमानी की तलाश की मुहिम पर भी निकलना था। उसने यूरेशिया के बाप ग्रैंडले से इजाजत लेनी चाहिए तो वो बोला, नहीं बेटा, तुम्हें हमारे साथ खाना खाकर जाना होगा, और फिर आज वाशिंगटन के कोलंबस होटल में मेरा तमाशा भी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं। वहां $100 टिकट है, मगर तुम मेरे साथ मुफ्त चलोगे। नाग ने फैसला किया कि वो खाना खाकर चला जाएगा। ग्रैंडले ने नाग और शैली के साथ मिलकर नाश्ता किया और फिर नाग को अपने सांप दिखाने मकान की दूसरी मंजिल पर ले गया। यहाँ शीशे के मर्तबानों में कई किस्म के छोटे बड़े जहरीले फनदार सांप बंद थे। नाग की दूसरी मंजिल पर आते ही सांपों में एक हलचल सी मच गई। मर्तबानों में उन्होंने उछलना और फुनकारना शुरू कर दिया। ग्रैंडले ने एक मर्तबान की तरफ हाथ बढ़ाया तो सांप जोर से फुनकारे। उसने हाथ पीछे हटाते हुए कहा, आज इन्हें क्या हो गया है, ये तो बड़े गजबनाक हो रहे हैं। नाग को मालूम था कि सांप उसकी वजह से बेचैन हो रहे हैं। सांपों ने नाग देवता की मुकद्दस बू सूंघ ली थी और अब वो बेताब थे कि मर्तबानों से बाहर निकलकर नाग देवता को सजदा करें। नाग खामोश रहा। शैली का बाप बड़ा हैरान था कि इन सांपों को आज क्या हो गया है। वो तो उसे देखकर बड़े सुकून और प्यार के साथ अपनी दुमें हिलाया करते थे। उन सांपों में एक सांप रटील सैनक भी था, जिसे चंद रोज हुए ग्रैंडले ने कैलिफोर्निया के सहरा में पकड़ा था। यह सांप भी मर्तबान में बड़े जोश में चक्कर लगा रहा था। ग्रैंडले बोला, मेरा ख्याल है मौसम के असर की वजह से सांप बेचैन हैं। अभी नीचे चलते हैं, खाने के बाद तुम्हें इनके तमाशे दिखाऊंगा। ये मेरे दोस्त हैं। कई सांप तो रात को मेरे साथ बिस्तर में सो जाते हैं। ग्रैंडले नाग को लेकर मकान की निचली मंजिल में आ गया। शैली दोपहर का खाना तैयार करने में लगी हुई थी। ग्रैंडले और नाग मेज पर बैठ गए और ग्रैंडले नाग को अफ्रीका के जंगल के किस्से सुनाने लगा कि किस तरह वो तनहा दलदली जंगल में निकल जाता और सांपों को जिंदा पकड़ता। शैली किसी काम से मकान की दूसरी मंजिल में गई। थोड़ी देर बाद ऊपर से उसकी चीख की आवाज़ सुनाई दी। उसका बाप ग्रैंडले और नाग भागकर ऊपर गए। क्या देखते हैं कि एक मर्तबान का ढकना खुला पड़ा है और उसमें से रटील सैनिक बाहर निकलकर शैली की गर्दन से लिपटा हुआ है। शैली की आंखें बाहर को उबल आई थीं और उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थीं। उसके बाप ने कहा, हरकत ना करना शैली, मैं आ रहा हूं। इससे पहले कि नाग सांप को उतरने का हुक्म देता, ग्रैंडले ने एक हाथ से अपने गले में लटके हुए तावीज़ को कमीज से बाहर निकाला, उसे सांप के आगे लहराया और कहा, यमानी के हुक्म से वापस चला जा। यमानी का नाम सुनकर नाग चौंक पड़ा। सांप भी यमानी का नाम सुनकर वहीं नरम पड़ गया और बड़े आराम से शैली की गर्दन से उतरकर मर्तबान में दाखिल हो गया। ग्रैंडले ने जल्दी से मर्तबान का ढकना बंद कर दिया। दूसरे मर्तबानों में सांप एक बार फिर नाग को देखकर जोश में आ गए थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ग्रैंडले ने अपनी नीम बेहोश बेटी शैली को गले से लगा लिया और नीचे लाकर गरम गरम दूध पिलाया तो उसकी जान में जान आई। उसने कहा, यह अभी वहशी सांप है, 2-1 रोज में ठीक हो जाएगा। शैली ने बताया कि वो गजबनाक होकर मर्तबान से बाहर आ गया था और फिर उसकी गर्दन से लिपट गया। नाग ने ग्रैंडले से पूछा कि ये यमानी कौन था जिसका तावीज़ उसने अपने गले में डाल रखा है। ग्रैंडले कहने लगा, पिछले साल मैं सांपों की तलाश में हिंदुस्तान के शहर मद्रास गया हुआ था। वहां मैंने एक बुजुर्ग की बड़ी खिदमत की। उन्होंने मुझे ये तावीज़ देकर कहा कि कितना ही जहरीला सांप क्यों ना हो, ये तावीज़ उसे दिखाकर यमानी का हुक्म सुनाना, वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। नाग ने पूछा, क्या उस बुजुर्ग का नाम याकूत यमानी था? ग्रैंडले ने कहा, नहीं, यमानी उस बुजुर्ग के मुर्शिद का नाम है। नाग ने पूछा, वो कहाँ होते हैं? ग्रैंडले बोला, ये मुझे नहीं मालूम। नाग ने पूछा, मद्रास में ये बुजुर्ग जो यमानी के मुरीद हैं किस मकाम पर हैं और उनका नाम क्या है? ग्रैंडले ने नाग को बताया कि उस बुजुर्ग का नाम अल कादरी था और वो मद्रास से 400 मील दूर रामेश्वरम के पुराने मंदिरों को जाने वाली सड़क के किनारे एक पुरानी मस्जिद के हुजरे में रहते हैं। ग्रैंडले ने सवाल किया, मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? नाग मुस्कुरा दिया, कहने लगा, बस यूं ही अपनी मालूमात के लिए। शाम को पोरिशिया का बाप नाग को अपने साथ कोलंबस होटल से जाने की तैयारी करने लगा। उसने सांपों के बादशाह का सा लिबास पहना और दूसरी मंजिल में आकर सांपों के मर्तबानों के पास आया कि उन्हें उठाकर सूटकेस में बंद करके कोलंबस होटल अपने साथ ले जाकर वहां खेल दिखाए। नाग को देखकर सांप फिर जोश में आ गए थे। ग्रैंडले हैरान था कि ये किस्सा क्या है, इन्हें आज क्या हो रहा है। वो कहने लगा, ऐसा लगता है कि ये मुझे आज खेल नहीं दिखाने देंगे। जूं ही शैली का बाप ग्रैंडले सांपों के मर्तबानों के पास आया, सांपों ने मर्तबानों के ढक्कन तड़ाक से तोड़ डाले
और सारे सांप मर्तबानों से बाहर निकल आए। वो परेशान होकर पीछे तो हटा कि सांपों को काबू में करे, मगर सांपों ने अपने फन और गर्दनें उठाई और नाग के सामने आकर कुंडलियां मारकर बैठ गए और झूमने लगे। फिर सारे के सारे सांप सजदे में गिर गए और अपने सर नाग के सामने फर्श पर लगा दिए। ग्रैंडले की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। कभी वो सांपों को और कभी नाग को हैरानी से तकता। नाग ने अपना हाथ फजा में बुलंद किया और सांपों की जुबान में कहा, मैंने तुम्हारी सलामी कबूल की, अब तुम वापस मर्तबानों में चले जाओ ताकि तुम्हारा मालिक होटल में जाकर तमाशा दिखा सके। ये उसकी रोजी का मामला है। सांपों ने फर्श के साथ लगी हुई गर्दनें उठाई और बड़ी खामोशी से अपने अपने मर्तबानों में चले गए। पुरुषिया का बाप और ज्यादा हैरान हुआ। जब सांप मर्तबानों में चले गए तो उसने नाग की तरफ देखकर कहा, ये मैंने क्या देखा है, सच सच बताओ तुम कौन हो। नाग ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह सांपों का माहिर हूं। ग्रैंडले ने कहा, नहीं, सांपों ने तुम्हें सजदा किया है। वो सांपों के माहिर को सजदा करते तो सबसे पहले मुझे सजदा करते, तुम कोई और शय हो। नाग ने कहा, मैं तो महज एक इंसान हूं। इतना कहकर नाग ने गहरा सांस लिया और जर्द रंग की चिड़िया बनकर उड़ गया। ग्रैंडले का मुंह खुले का खुला रह गया। नाग उड़कर दरिया के किनारे आ गया और इंसानी शक्ल में आकर वाशिंगटन के हवाई अड्डे डेलस एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। अब उसकी मंजिल हिंदुस्तान का शहर मद्रास थी, जहां वो अलकादरी बुजुर्ग से मिलकर याकूत यमानी बुजुर्ग की रूह से अजाब में गिरफ्तार अमरीकी लड़की की रूह की माफी की सिफारिश करना चाहता था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, जिसका नाम है नाग और नागिन रंगामती। और हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।